नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक से संबंधित 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप यूपी टेट, सुपर टेट या फिर अन्य टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी टेट एग्जामों में थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर चित्र भी मैंने रखा है ना। 55 प्रश्न आपको यहाँ पर 4 विकल्प देखने को मिलेंगे 55 प्रश्न में। बाकी हम मैंने वन लाइनर रखे हैं। यहाँ पर इन प्रश्नों को इस प्रकार से रखा गया है, यानी कि पहले सरल रखा है, फिर उसके बाद में कठिन, सरल से कठिन की ओर इन प्रश्नों को रखा है, ताकि आपको समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को रखा गया है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आपको इसी प्रकार से और भी जो हमारे वैज्ञानिक है इंपोर्टेंट, उनके विषय में यदि आपको वीडियोस बनवाने हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका, थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर जन्म के बारे में पूछा गया है। क्या 31 अगस्त 1884 को हुआ था, 20 मार्च 1904 को, 24 मई 1884 को, या फिर 6 मई 1856 को। यहाँ पर थॉर्नडाइक का जन्म पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका, चाहे तो आप भी इसका आंसर कर सकते हैं। सही आंसर होगा 31 अगस्त 1884 को थॉर्नडाइक का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर देखिए 20 मार्च 1904 को। विकल्प मैंने इस तरह रखे हैं कि एक भी फालतू विकल्प नहीं रखा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वैज्ञानिक से कनेक्टेड होंगे विकल्प, तो इस प्रकार से विकल्पों को भी मैंने रखा है। तो 20 मार्च 1904 को किसका जन्म हुआ था? तो इस दिन स्किनर का हुआ था, है ना। स्किनर के जन्म के बारे में पूछे कि स्किनर का जन्म कब हुआ था, तो 20 मार्च 1904 का हुआ था। 24 मई 1984 को किसका जन्म हुआ था? तो इस दिन हल का हुआ था। किसका? हल का जन्म कब हुआ था? तो 24 मई 1884 को हुआ था। 6 मई 1856 को किसका जन्म हुआ था? तो इस दिन फ्रायड का जन्म हुआ था। फ्रायड, है ना। तो ये चारों विकल्प के बारे में आपको पता होना चाहिए। 31 अगस्त 1884 को थॉर्नडाइक का जन्म हुआ था, 20 मार्च 1904 को स्किनर का हुआ था, 24 मई 1884 को हल का हुआ था और 6 मई 1856 को फ्रायड का जन्म हुआ था। इन चारों वैज्ञानिकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये बात हुई जन्म की। अब मृत्यु के बारे में भी जान लेते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो थॉर्नडाइक की मृत्यु कब हुई थी पूछा गया है। 23 सितंबर 1939 को, 9 अगस्त 1949 को, 16 सितंबर 1980 को, या फिर 11 जून 1934 को। तो थॉर्नडाइक की मृत्यु कब हुई थी? जैसा कि मैंने आपको बताया, जन्म कब हुआ था? 31 अगस्त 1874 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 9 अगस्त 1949 को। कब हुई थी? 9 अगस्त 1949 को थॉर्नडाइक की मृत्यु हुई थी। अब 23 जो सितंबर 1939 है, इसमें किसकी मृत्यु हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, फ्रायड की। किसकी हुई थी? फ्रायड की मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1939। 16 सितंबर 1980 की हम बात करें तो इस दिन किसकी मृत्यु हुई थी? तो इस दिन की हम बात करें तो पियाजे की हुई थी। किसकी हुई थी? पियाजे जी की मृत्यु हुई थी, है ना। 11 जून 1934 की बात करें तो इस दिन जो मृत्यु हुई थी वाइगोत्स्की की हुई थी। किसकी? वाइगोत्स्की की। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। थॉर्नडाइक की मृत्यु 9 अगस्त 1949 को हुई थी, 23 सितंबर 1939 को फ्रायड की हुई थी, 16 सितंबर 1980 को पियाजे की हुई थी और 11 जून 1934 को वाइगोत्स्की की मृत्यु हुई थी। इन चारों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अब बात करते हैं निवास की, है ना। जो थॉर्नडाइक के कहाँ के रहने वाले थे, जैसे कि हमने जन्म और मृत्यु की बात कर ली। अब हम निवास की बात करेंगे। क्या ये ऑस्ट्रेलिया के थे, स्विट्जरलैंड के, कनाडा के, या फिर अमेरिका के? तो सभी को पता होगा आई होप। तो ये थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? अमेरिका के। अब ऑस्ट्रेलिया के कौन थे? आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया के फ्रायड होंगे। कौन होंगे? फ्रायड हो गए। इनके जन्म मृत्यु के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। स्विट्जरलैंड की बात करें तो पियाजे जी हैं। पूछा जाता है पियाजे जी के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए पियाजे कहाँ के रहने वाले थे। तो स्विट्जरलैंड के। फ्रायड कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे, है ना। कनाडा के कौन रहने वाले थे? तो ये अल्बर्ट बंडूरा, है ना। नाम सुना है आपने, वैज्ञानिक काफी पॉपुलर है और काफी इंपोर्टेंट है, काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्बर्ट बंडूरा, है ना। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो कनाडा के। और ये आपके थॉर्नडाइक हो जाएंगे। तो अमेरिका के थॉर्नडाइक हो जाएंगे, कनाडा का अल्बर्ट बंडूरा, स्विट्जरलैंड के आपके पियाजे, ऑस्ट्रेलिया के फ्रायड, है ना। चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ के रहने वाले थे। आगे बात करेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। यहां पर देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में पूछा है कि कौन सा सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। तो देखिए यहां पर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्कुल इन्हीं के द्वारा
दिया गया है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है ना। तो ये भी आपके थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। एसार सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये चारों ही किसके द्वारा दिए गए हैं? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। आंसर आपको क्या होगा? इनमें से सभी, है ना। सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं। आपको यहां पर ऐसा लगेगा कि भाई बहुत सरल प्रश्न है, क्योंकि हर एक प्रश्न का आपका थॉर्नडाइक का आंसर होगा, उनके सिद्धांतों के बारे में पूछा जाएगा, है ना। तो ये यहां पर आपको सरल लगेंगे, लेकिन जब मिक्स प्रश्न होते हैं ना सारे वैज्ञानिकों के, तब कंफ्यूज होते हैं। तो हर एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान से सुनना है और समझना है ना। उसके बाद चाहे तो आप इनको कॉपी में लिख सकते हैं और जब भी आपको समय मिले आप इनको पढ़ सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न से हटके हैं। देखिए काफी इंपोर्टेंट पूछा जाता है यहां पर, तो आपको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इनके द्वारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, या फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है। अब इनको और किन किन नामों से जाना जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है उसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत आपको पता ही होगा। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, सिद्धांतवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, सह संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है, अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है, अभ्यास का सिद्धांत, एसआर थ्योरी और आवृत्ति का सिद्धांत। प्रश्न कुछ यूं पूछा जाता है कि भाई प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या फिर प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया, उसे और किस नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प अन्य दे दिए गए और वहां पर आवृत्ति का सिद्धांत दे दिया एक विकल्प, है ना। या फिर इन सभी में से एक विकल्प आपको रख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इन नामों से भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए और पूछा भी गया है। आगे हम बात करेंगे सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है। देखिए प्रश्न हम उसी प्रकार रखे जैसे कि मैंने आपको बताया था, सरल से कठिन की ओर। पहले हम सरल प्रश्न आपको बताएंगे, उसके बाद उनका जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा। तो सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कोहलर, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे या फिर फ्रायड। सभी को पता है भाई, थॉर्नडाइक की बात चल रही है तो उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से सुनना है। यहाँ पर देखिए सिर्फ थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सरल लग सकते हैं, लेकिन जब मिक्स करेंगे प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को, तो वहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, है ना। तो अच्छे से सुनिएगा। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वो थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था और काफी इंपोर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं। सभी को पता है कि भाई 2 नियम बताए हैं। पहला है आपका मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 नियम बताए हैं, गौण नियम के अंतर्गत इन्होंने 5 नियम बताए हैं। तो वो कौन कौन से हैं जान लेते हैं। नीचे लिखा, यहाँ पर आपको सारी चीजें लिखित में मिलेगी, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरी स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। कोई बच्चे लिख नहीं पाते हैं उतने समय में, तो यहाँ पर लिखित में आपको सारी चीजें मिलेगी। जैसे कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं, तो 3 नियम बताए हैं। पहला है आपका तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। यहाँ पर यह भी इंपोर्टेंट है कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आपका तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये 3 नियम किसके अंतर्गत आते हैं? मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। पूछा जाता है विकल्प में कि मुख्य नियम के अंतर्गत कौन सा नियम आता है। आपके 3 नियम गौण नियम दे दिए जाते हैं और 1 नियम मुख्य नियम दे दिया जाता है, तो उसमें से आपको पहचानना होता है। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं और पूछे ही जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं गौण नियम के बारे में। जैसे कि सीखने के जो मुख्य नियम है वो 3 थे, जो हम आपको बता चुके हैं। अब गौण नियम कितने बताए हैं? तो 5 बताए हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 5 प्रकार के जो नियम हैं वो गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थॉर्नडाइक ने सीखने के गौण नियम बताए हैं। कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। और आपके मुख्य नियम कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। ये भी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि भाई इन्होंने प्रयोग किस पर किया। हमने जान लिया कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, है ना। कौन कौन से इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, किन किन नामों से जाना जाता है उनका सिद्धांत, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया था। चिंपांजी पर किया था, कुत्ते पर, चूहे तथा बिल्ली पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप भी लगा सकते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जो किया था वो चूहे तथा बिल्ली पर किया था। किस पर किया था? चूहे तथा बिल्ली पर। जो इंपोर्टेंट है वो क्या है? आपका बिल्ली है ना। कोई बच्चे बोलते हैं सर चूहे पर तो स्किनर ने किया था। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करेंगे, मुझे पता है, क्या बोलेंगे कि स्किनर ने किया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्किनर ने भी किया था चूहे पर प्रयोग, और आपके जो थॉर्नडाइक है उनके द्वारा भी किया गया था। इन्होंने चूहे पर किया था, साथ में किस पर किया था? कबूतर पर किया था। चूहे पर कब किया था इन्होंने?
1930 में किया था, और कबूतर पर इन्होंने कब किया था? 1943 में किया था। अब थॉर्नडाइक की बात चली रही है तो इन्होंने 1913 में अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर, है ना। जो इंपोर्टेंट है वो बिल्ली है, लेकिन चूहे को भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने और भी जो जानवर है उन पर प्रयोग किया था, मुर्गी वगैरह पर भी इन्होंने प्रयोग किया था, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्ली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चूहा, है ना। दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो इन दोनों के बारे में बात हुई। देखिए अब यहाँ 3 विकल्प और भी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? तो आपको सभी को पता होगा, कोहलर ने किया था। किसने किया था? कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? चिंपांजी पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर किसने किया था? काफी इंपोर्टेंट पूछा जाता है, तो ये पावलोव ने किया था, है ना। किसने किया था? पावलोव जी ने किया था कुत्ते पर, और ये भी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। स्किनर के बारे में आपको बता चुका हूं, चूहे और कबूतर। आगे हम बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की ओर, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? आपके कोहलर था, थॉर्नडाइक था, जिन पियाजे या फिर फ्रायड। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन थे? थॉर्नडाइक। पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। काफी इंपोर्टेंट। किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर किया था, और चूहे पर भी किया था, और भी इन्होंने प्रयोग किए थे जो जानवर है उन पर, लेकिन जो इंपोर्टेंट है वो दोनों है। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? देखिए इंपोर्टेंट है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? समूहकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, या फिर बहुकारक सिद्धांत? देखिए ये जो प्रश्न है ये मैं आपको बता दूं, काफी इंपोर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए, है ना। और मुझे जहां तक लगता है आपको पता भी होगा कि बहुकारक सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? तो यही आपका थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैंने इस प्रकार से रखे हैं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, है ना। ये उत्तर ही समझ लीजिए कि समूह कारक का जो सिद्धांत है वो आपका थ्रस्टन द्वारा दिया गया है ना। ये उत्तर ही समझ लीजिए, इस प्रकार से रखा गया। त्रिकारक का जो सिद्धांत है वो स्पीरमैन के द्वारा दिया गया है। बात करें द्विकारक की, ऐसे में एक और सिद्धांत पूछा जाता, द्विकारक सबसे ज्यादा पूछा गया, द्विकारक, है ना। तो द्विकारक के बारे में पूछे या फिर त्रिकारक के बारे में पूछे, दोनों ही सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। अब एक तत्व का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपका अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन, त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बीने, और बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। और ये सारे के सारे सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं? बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, और सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा, है ना। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि जब अध्यापक, एक मिनट, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वहां उपयोग कर रहा है। सफलता का एहसास, है ना, हर एक प्रश्न में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। सफलता का एहसास, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर मानसिक तत्परता का नियम। ये जो नियम बताए हैं किसके द्वारा बताए गए हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए हैं। अब इनमें से आपको बताना है। चलिए एक थोड़ा सा मैं आपका टेस्ट लेना चाहूंगा कि भाई तत्परता का नियम के कौन से नियम के अंतर्गत आता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और मानसिक तत्परता का नियम। तो ये थोड़ा सा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, है ना, कि जो नियम है ये किस नियम के अंतर्गत पूछे गए, है ना। जैसे कि मुख्य नियम है या फिर गौण नियम है, इस प्रकार से आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। सफलता का एहसास कराता है तो वहां उपयोग कर रहा होता है। एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराना चाहता है तो वो किसका उपयोग कर रहा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो वो प्रभाव, है ना, सफलता का एहसास, वो प्रभाव का नियम यहां पर होगा, है ना। ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हैं, प्रभाव का नियम। तो यहां पर सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, आपको पता होना चाहिए। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम पूछा गया है, क्या वो तत्परता से, अभ्यास से, प्रभाव से, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्राथमिक मूलभूत नियम पूछा गया है सीखने का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये होगा आपका तत्परता से, है ना। सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित होगा? आपका तत्परता से होगा। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको सभी को पता है कि तत्परता किसे कहते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम आपने काफी पढ़े होंगे। यदि आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके बारे में आपको पता होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यही सब कुछ पूछा जाता है आपकी टेट एग्जाम में। चलिए आगे हम बात करेंगे कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उसके द्वारा की जाने वाली त्रुटियां को कम करने में मदद करता है। तो यहां विचार किसने रिक्त स्थान दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? अभ्यास, है ना।
और उनके द्वारा त्रुटियां, इस प्रकार के यदि विकल्प में जो प्रश्न है उसमें आपको ये शब्द दिखे तो आप समझ जाइएगा सही आंसर क्या होगा आपका थॉर्नडाइक होगा, है ना। अभ्यास का नियम, इनने जो त्रुटियां करता है बच्चा बार बार, है ना, अभ्यास करेगा तो कम त्रुटियां करेगा। तो ये किसके द्वारा, ये विचार किसका था आपका थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, ये सारी चीजें तो नॉर्मल है, आप इनको हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए अब बात करते हैं इनकी पुस्तक के बारे में, है ना, कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, आपको पता होना चाहिए। और पुस्तक के बारे में भी एक प्रश्न पूछा जाता है आपके यूपी टेट एग्जाम में। तो थॉर्नडाइक की पुस्तक के बारे में हम बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो इंपोर्टेंट है ना, ये इंपोर्टेंट है, 1903 में इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। एनिमल इंटेलिजेंस, ये भी इंपोर्टेंट है, 1898। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये भी इंपोर्टेंट है। द मैनेजमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी इंपोर्टेंट है। और फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, ये भी इंपोर्टेंट है, 1933, है ना। और ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, 1940, है ना। ये 6 पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है और 6 की 6 ही इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की पुस्तक के बारे में आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सन भी आप एक बार देख लीजिएगा, सन पूछे वैसे नहीं जाते हैं लेकिन देख लीजिएगा, है ना। 6 पुस्तक है और 6 पुस्तक के बारे में आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा लिखी गई है, तो थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। आगे अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और कूट में आंसर देना है कि क्या सही है और या फिर गलत है ना। आपको सही पर टिक करना है कि कौन सा सही है। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपन अनुक्रिया होती, बिल्कुल करेक्ट होगा। उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध पर बल दिया जाता है, तो यह भी बिल्कुल करेक्ट होगा। बालक बार बार प्रयास करके एवं त्रुटि द्वारा सीखता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना, प्रयास करके त्रुटि द्वारा सीखता है। उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध का कारण, यहाँ सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत मैंने आपको बताया था, है ना। आपका जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उसे ही संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आपका 4th वाला विकल्प भी सही होगा। उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध का कारण, यहाँ सिद्धांत क्या है, संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है। तो 1 2 3 4 चारों ही करेक्ट है, यानी कि सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार, यहां पर देखिए अधिगम का आधार पूछा है। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन अनुक्रिया है, क्रिया प्रसूत है, अंतर्दृष्टि या फिर आकृतिकरण है, क्या है। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार क्या है, पूछा गया है। आप भी आंसर दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका उद्दीपन अनुक्रिया। क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया, ये अधिगम का आधार है थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, पुरस्कार एवं दंड का नियम कहलाता है। देखिए पुरस्कार एवं दंड का जो नियम है वो क्या कहलाता है, मनोवृत्ति का नियम कहलाता है, यानी किसके अंतर्गत आता है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या फिर प्रभाव का नियम। पुरस्कार एवं दंड की बात की जा रही है, तो सही आंसर क्या होगा। तो पुरस्कार एवं दंड में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, है ना। तो ये प्रभाव के नियम के अंतर्गत आएगा। कैसे, प्रभाव के। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिस प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीख लिया जाता है, यहां किस नियम के अंतर्गत आता है। देखिए प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें ही आंसर छुपा हुआ है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीख लिया जाता है, तो यह क्या है, यानी किस नियम के अंतर्गत आता है। मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या फिर प्रभाव का नियम। राइट आंसर क्या होगा, इसका भी आपका सही आंसर क्या होगा, प्रभाव का नियम होगा। इसमें क्या हो रहा है, बच्चा जिन्हें प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीख लिया जाता है, तो यह किस नियम के अंतर्गत आएगा, प्रभाव के नियम के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध, जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वहां कौन सा नियम है, तत्परता का नियम है, समीपता का नियम है, प्रभाव का नियम है या फिर अभ्यास का नियम है। 21 का आंसर क्या होगा। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध, जिस उद्दीपक अनुक्रिया नहीं, अनुक्रिया लिखा है ना, अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वहां कौन सा नियम है, तो वो नियम होगा आपका यहां पर अभ्यास का नियम। कौन सा नियम होगा, अभ्यास का नियम। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा की गई अनुक्रिया जब रिक्त स्थान होगी तभी अधिगम होगा, क्या, नजदीक होगी, सुखद, गतिशील या फिर त्रुटि। तो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत के अनुसार जो अधिगम करता है उसके द्वारा की गई अनुक्रिया जब सुखद होगी, क्या होगी, सुखद होगी, तभी अधिगम होगा। क्या होगा, तभी अधिगम होगा। बी वाला विकल्प यानी कि सुखद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध
सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन नहीं अधिगम है। परिवर्तन ही है ना, ही लिखा हुआ, परिवर्तन ही अधिगम है। या फिर सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है सीखना? तो सीखना संबंध स्थापित करना है। क्या है सीखना? संबंध स्थापित करना होता है थॉर्नडाइक के अनुसार। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है पूछा गया है। क्या प्रेरणा है, लक्ष्य, वातावरण या फिर अभ्यास? तो प्रयास एवं त्रुटि में क्या है सबसे महत्वपूर्ण? सरल सा प्रश्न है, अभ्यास है ना। क्या है? अभ्यास है। अभ्यास, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अभ्यास एवं त्रुटि सिद्धांत का आलोचनात्मक कथन है। यहां पर देखिए आलोचनात्मक कथन पूछा गया है। क्या है? अभ्यास द्वारा गणित, नृत्य, संगीत, टकन आदि सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी है। यहां पर आलोचनात्मक कथन आपको बताना है। यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रटने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। छोटे बच्चों में आदतें, दृष्टिकोण और रुचियों के विकास में यह सिद्धांत सहायक है। या फिर मंदबुद्धि बालकों का अधिगम इस सिद्धांत द्वारा किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए आलोचनात्मक कथन आपको बताना है। तो इसमें ज्यादा क्या आता है? सबसे ज्यादा आपने देखा होगा अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना। तो उससे क्या होगा? रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, है ना। तो यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रटने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। ये इसमें आलोचनात्मक कथन होगा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है। सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है, यह कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम या फिर प्रभाव का नियम? सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट कथन है, आगे पूछा जा सकता है। सही आंसर आपका होगा यहाँ पर प्रभाव का नियम, है ना। सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है, इससे क्या हो रहा? प्रभाव पड़ रहा है ना। इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और आंसर लगा सकते हैं कि यह थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से संबंधित है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए पूछा गया है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हेल का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत या फिर कोहलर का सिद्धांत है। तो यहां पर देखिए थॉर्नडाइक की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है आंसर आपका थॉर्नडाइक ही होगा। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए जो अधिक उपयोगी सिद्धांत होगा वो कौन सा होगा? थॉर्नडाइक का सिद्धांत होगा। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया। एक बालक को जो लाल गुलाब का कांटा होता है वो चुभ गया, उसे काफी दर्द हुआ। आगे चलकर वहां लाल कपड़े या फिर लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगता है। तो यहां उदाहरण किसका है? यहां पर उदाहरण पूछा गया किसका है? उद्दीपक सामान्यकरण का है, अनुक्रिया सामान्यकरण का है, उद्दीपक एवं अनुक्रिया सामान्यकरण का है, ना उद्दीपन सामान्यकरण का, ना अनुक्रिया सामान्यकरण का है। जो बच्चा है वो लाल गुलाब यानी कि लाल गुलाब को देख रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसको मैं टच करूंगा तो मुझे वापस से कांटा चुभ जाएगा, यानी कि मुझे दर्द होगा। इस प्रकार से वो हर लाल कपड़े को यानी कि लाल किसी भी चीज को देखकर वो डरता है ना। तो यहां उदाहरण किसका है ये आपको बताना है। तो ये उदाहरण होगा आपका उद्दीपन सामान्यकरण का, है ना। सामान्यकरण का उदाहरण होगा उद्दीपक सामान्यकरण का। उद्दीपक लिखा हुआ, उद्दीपक सामान्यकरण का पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अधिगम का मुख्य नियम है। देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं, तो यहां पर आ ही गया है प्रश्न। अब आपको पता होना चाहिए कि मुख्य नियम कितने बताए, मैंने आपको बताया 3 नियम। अब 3 नियम यदि आपको पता है तो आप यहां पर मुख्य नियम को आसानी से पहचान सकते हैं। मनोवृत्ति का नियम, ये आपका गौण नियम है। कौन सा नियम है? गौण नियम है। आंशिक क्रिया का नियम, ये भी आपका गौण नियम है। बहुप्रतिक्रिया का नियम, ये भी आपका गौण नियम है। कौन सा मुख्य नियम है? तो तत्परता का नियम है। कौन सा? तत्परता का नियम। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से आपको याद रखना है, ये आपका मुख्य नियम है ना, मुख्य नियम। चलिए आगे बढ़ेंगे। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम कहलाता है? उपयोग और अनुपयोग का नियम काफी इंपोर्टेंट है। इससे पहले जो वीडियोस बनाया था शायद इसमें गलती हो गई थी, सुधार कर लीजिएगा। मैंने वहां पर शायद आपको तत्परता का नियम बताया था, लेकिन तत्परता का नियम करेक्ट नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? अभ्यास का नियम। कौन सा होगा? अभ्यास का नियम। उपयोग और अनुपयोग का नियम, है ना, ये क्या कहलाता है? अभ्यास का नियम कहलाता है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपको
आपका थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? शैक्षणिक महत्व पूछा गया है। खेलकूद प्रतियोगिता में है, कला शिक्षण में है, आदत निर्माण की प्रक्रिया में है, या फिर अभ्यास और पुनरावृत्ति में है? शैक्षणिक महत्व पूछा गया है थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का। सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा? अभ्यास और पुनरावृत्ति होगी, जाहिर सी बात है ना। क्या होगी? डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शैक्षणिक महत्व के बारे में पूछा गया है, शिक्षा के बारे में पूछा गया है, तो अभ्यास और पुनरावृत्ति बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? है ना, जो बिल्ली मैंने बताया था किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर किया था, चूहे पर किया था। तो यहां पर जो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है, तो बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? क्या प्रेरणा का किया, लक्ष्य का किया, सफलता का किया, या फिर चालक का किया? है ना, किसका किया है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? चालक का किया है। किसका किया है? चालक। बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया है? तो चालक का किया है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम सूचक है किसका है? कार्य प्रवृत्ति का है, मूल प्रवृत्ति का है, अभ्यास प्रवृत्ति का है, या फिर त्रुटि प्रवृत्ति का है? तत्परता का नियम किसका सूचक है, यह आपको बताना है। तो ये किसका होगा? कार्य प्रकृति का होगा, कार्य प्रवृत्ति का होगा, है ना, तत्परता का नियम। तो यहां पर कार्य प्रवृत्ति आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पहला वाला विकल्प सही होगा। चलिए अधिगम के बंद सिद्धांत है ना के प्रवर्तक है, अधिगम के बंद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कोहलर है, स्किनर है, पावलोव, या फिर थॉर्नडाइक है? जाहिर सी बात है हम किसकी बात करें? थॉर्नडाइक के होंगे, लेकिन जब मिक्स हो जाते हैं तब यहां पर कंफ्यूजन होता है। तो आपको पता होना चाहिए बंद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है अधिगम के, तो वह थॉर्नडाइक होंगे। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? देखिए थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो व्यवहारिकता के सिद्धांत के तहत सूचीबद्ध किया जाता है। किसके तहत? व्यवहारिकता के सिद्धांत के तहत। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं। देखिए यहाँ पर बुद्धि का प्रकार यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा नहीं है थॉर्नडाइक के अनुसार? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, या फिर जैविक बुद्धि? सही आंसर आपको बताना है। पहले आपको आंसर देना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। सभी प्रश्नों के बारे में बता रहा हूं, एक प्रश्न का नहीं देना है, सभी का देना है। चाहे कॉपी में दे सकते हैं या फिर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि का प्रकार नहीं है वो जैविक बुद्धि नहीं है। क्या नहीं है? जैविक बुद्धि नहीं है। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, ये थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है, लेकिन जैविक बुद्धि नहीं है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? संयोजनवाद का सिद्धांत पावलोव, हॉल, स्किनर, या फिर थॉर्नडाइक? तो संयोजनवाद का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की तुलना किससे की? काफी इंपोर्टेंट है। किससे की है तुलना? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत है। बालू के ढेर से, टीले के ढेर से, मिट्टी के ढेर से, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर आपको बताना है। इस प्रकार के प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। सही आंसर क्या होगा? बालू के ढेर से। इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की तुलना किससे की है? बालू के ढेर से की है। चलिए अगला प्रश्न, मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मनोवृत्ति का सिद्धांत स्किनर ने, हल ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर फ्रायड ने? यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो किसके द्वारा दिया गया है मनोवृत्ति का सिद्धांत? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं। शायद ये प्रश्न मैं आपसे पूछ चुका हूं और आंसर आपको बता चुका हूं कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उसके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? यह अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था और आंसर आपको बताया था, थॉर्नडाइक द्वारा यह विचार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, बहु प्रतिक्रिया का नियम किसके द्वारा दिया गया? बहु प्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक, हल, फ्रायड, या फिर पावलोव? तो जाहिर सी बात है किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया बहु प्रतिक्रिया का नियम। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बालू का सिद्धांत है ना, थोड़ी देर पहले बताया था बालू के सिद्धांत के बारे में या फिर बालू के ढेर के बारे में, तो ये इस नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है तो बालू का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट
जो प्रमुख वैज्ञानिक है उस पर एक वीडियो बनाई है। उनके जो सिद्धांत हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है कि वीडियो हमने बनाई, यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर थोड़ा सा आप देखेंगे तो लगभग 10-20 वीडियो में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप चेक करेंगे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, कौन से सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है, सारी चीजें वहां पर मैंने बता रखी है। तो यहाँ पर दोनों करेक्ट आंसर होगा, बालों का ढेर और परमाणुवादी सिद्धांत, है ना। अगला प्रश्न है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सिगमंड फ्राइड, बंडूरा, थॉर्नडाइक या फिर हल? तो आत्मीकरण का जो नियम है वो थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तुत किया गया। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि कठिनाई का स्तर बढ़ाने के साथ बुद्धि का स्तर भी बढ़ता है और कठिनाई का स्तर कम करने के साथ बुद्धि का स्तर कम होता है? ये किस मनोवैज्ञानिक का मानना है? कोहलर का, स्किनर का, पावलोव का या फिर थॉर्नडाइक का? तो ये किसका मानना होगा आपका? थॉर्नडाइक का होगा। इनका मानना है कि यदि आप कठिनाई का स्तर बढ़ाएंगे तो बुद्धि का स्तर भी बढ़ेगा और कठिनाई का यदि आप स्तर घटाते हैं यानी कि कम करते हैं तो उसके साथ साथ जो बुद्धि का स्तर है वो भी कम होगा। तो ये किसके द्वारा माना गया है? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा माना गया है। चलिए अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? यहां पर मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के बारे में पूछा जा रहा है कि व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण आधार पर, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, कठोर हृदय व कोमल हृदय के आधार पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर होगा इन्होंने बांटा है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। याद रखिएगा, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्ति को किसने बांटा है? तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक द्वारा बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया? स्किनर, हल, थॉर्नडाइक या फिर फ्रायड? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका थॉर्नडाइक, है ना। सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि या किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो यह थॉर्नडाइक के द्वारा परिभाषित किया गया है। टंकन कार्य कंप्यूटर पर, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, है ना। टंकन कार्य कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह सिद्धांत के अनुसार, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार है। तो देखिए यहाँ पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाते, जाहिर सी बात है, 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार है, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत, है ना। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वहां जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा यहां सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? पूछा गया है कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वहां जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यानी कि उसका मन होता है पढ़ने की, वो कोशिश करता है ना, तैयार होता है, तब वो जल्दी प्रभावशाली तरीके से सीखता है। पावलोव द्वारा, हल द्वारा, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक? तो सही आंसर क्या होगा आपका? थॉर्नडाइक होगा। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता अधिगम के स्किनर है, हल, थॉर्नडाइक या फिर फ्रायड है? इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रश्न। तो सही आंसर क्या होगा आपका? थॉर्नडाइक होगा। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन होंगे? थॉर्नडाइक होंगे, है ना। याद रखिएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या फिर प्रभाव का नियम? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पूछा गया है। आपका सही आंसर होगा ये तत्परता के नियम पर आधारित है। याद रखिएगा, पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित है। यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह किसके द्वारा कहा गया? शायद ये मैं आपको बता चुका हूं। आंसर क्या होगा इसका? स्किनर, हल, थॉर्नडाइक या फिर फ्रायड? तो सही आंसर क्या होगा आपका? थॉर्नडाइक होगा। थोड़ी देर पहले शायद मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है,
धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत या फिर कोहलर का सिद्धांत? मुझे लग रहा है यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं। ये प्रश्न भी आपको बता चुका हूँ। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ना, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा होगा? आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत होगा। कोई नहीं, 3 से 4 प्रश्न आपके रिपीटेड हो रहे हैं, तो आपका यहाँ पर रिविजन भी हो रहा है, आपको याद भी हो रहा है ना। आगे हम बात करेंगे, किसी मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है। सॉरी, प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पशु यानी कि जानवर पर किसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो मैंने आपको बताया थॉर्नडाइक, और इन्हीं को पशु मनोवैज्ञानिक के पितामह कहा जाता है ना, इन्हीं को, किसको? थॉर्नडाइक को, है ना। तो याद रखिएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आगे हम बात करेंगे, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? बार बार दोहराने से, है ना। मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। इससे पहले जब वीडियो मैंने बनाया था तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर पहला वाला विकल्प सही होगा। भाई यहाँ पर बार बार दोहराव हो रहा है ना, उसका जो संबंध है वो दृढ़ हो रहा है ना। तो इस क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, तो थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित होगा ये? तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अभ्यास का नियम, बार बार दोहराना, तो ये अभ्यास होगा ना, तो अभ्यास का नियम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, मनोवृत्ति का नहीं होगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी वाला होगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को, हल को, फ्राइड को, पावलोव को? करेक्ट आंसर होगा आपका थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये प्रश्न भी। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो यह थॉर्नडाइक को कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 55 प्रश्न आपको यहाँ पर जो 4 विकल्प मिलेंगे 55 प्रश्न में। आगे जो प्रश्न है वो 1 लाइनर रखे हैं, जो प्रश्न 1 लाइनर रखने के थे 1 लाइनर रखे, जो 4 विकल्प रखने के थे वो मैंने 4 विकल्प रखे। आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किस विषय के शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो विषय के लिए कौन से शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ है? ये तो गणित और विज्ञान, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है वो गणित और विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो करके सीखने के सिद्धांत पर, यह भी इंपोर्टेंट है। प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो करके सीखने का सिद्धांत यानी कि इस पर बल देता है, करके सीखने पर। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत का वर्णन किया है? यहां पर देखिए, थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत का वर्णन किया है? तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसके बारे में हम शुरू से चर्चा करते आए हैं, है ना। आगे हम बात करेंगे, भूखी बिल्ली को किस बॉक्स में बंद किया? उस बॉक्स का नाम यहाँ पर आपको बताना है, उस बॉक्स का नाम क्या था या फिर उसको क्या कहा जाता है? तो उसे पजल बॉक्स कहा जाता है ना, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर जिस बॉक्स में रखा गया था, जिसमें बॉक्स में बंद किया था, उस बॉक्स को क्या कहते हैं? पजल बॉक्स कहते हैं ना, या फिर उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो संबंधवाद के अंतर्गत आता है, और इनके सिद्धांतों को संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत क्या कहा जाता है? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत में सीखने से सीखने की क्रिया सरल हो जाती है? तो यहाँ पर देखिए, सीखने से सीखने की जो क्रिया है वो सरल हो जाती है प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत से, है ना। तो सिद्धांत के बारे में पूछा गया था, तो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आर एवं आर एस संबंध दोनों विद्यमान है, तो ये किसमें है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके सिद्धांत को आर एस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे आप समझ सकते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत में आर एवं आर एस संबंध ये दोनों ही विद्यमान किसमें है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत में विद्यमान है। चलिए, संबंधवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जैसे कि बताया था, संबंधवाद के सिद्धांत थॉर्नडाइक हैं। आगे बात करेंगे, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत हैं, तो जो धीमी गति से बालक सीखते, जैसे कि थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत होगा। एएसआर थ्योरी के जन्मदाता, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एएसआर थ्योरी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जो अन्य नाम है उसमें मैंने आपको बता दिया था, ये थॉर्नडाइक है। एएसआर थ्योरी के जन्मदाता, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, ये इंपोर्टेंट पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और पूछा ही गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आपके थॉर्नडाइक होंगे। आवृत्ति का सिद्धांत, जैसा कि मैंने अन्य सिद्धांत में बता ही दिया था कि आवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, ये इंपोर्टेंट है, पूछा गया है आपके एग्जाम में। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। यहां कहावत जो है वो एक उदाहरण है
किसका उदाहरण है? तो ये सीखने की बुद्धि का उदाहरण है। किसका है? सीखने की बुद्धि का उदाहरण है। तो यहीं पर आप आज के जो 70 प्रश्न हैं जो थॉर्नडाइक से संबंधित थे, यदि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, यानी कि आपने इस वीडियो को लाइक किया, सभी के साथ शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो आगे भी जो अन्य वैज्ञानिक हैं उन पर वीडियोस आती रहेगी और इसी प्रकार को आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक विषय को, हर एक टॉपिक को, है ना। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।